हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोग पैरा कहाँ तक देखे थे? पिट्यूटरी ग्लैंड देख रहे थे ना। पिट्यूटरी ग्लैंड में एंटीरियर लॉब से जो पांचों हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं उसके बारे में पढ़े थे। आज हम लोग वहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये पिट्यूटरी ग्लैंड था हमारा, जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते थे। ठीक है, इससे टोटल 8 हार्मोन सीक्रेट हो रहे थे, जिसमें से 5 एंटीरियर लॉब से, 1 इंटरमीडिएट से और 2 पोस्टीरियर लॉब से। तो एंटीरियर लॉब से जो 5 हो रहा था हार्मोन सीक्रेट वो हम लोग देख लिए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा था? STH, जिसको ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। वो क्या करता है हमारे बॉडी में? प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट और कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद जो बाकी के 4 हार्मोन्स हैं वो क्या करते हैं? अदर जो भी ग्लैंड है हमारे बॉडी में उसको स्टिमुलेट करते हैं कि आप हार्मोन्स को सिक्रेट कीजिए। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड में जो सेकंड ये हम लोग देख रहे थे कि इसका ये सबसे लोअर पार्ट जो है इसको एंटीरियर लॉब कहते हैं। ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है इस पिट्यूटरी ग्लैंड का। ये इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट लॉब, और ये पोस्टीरियर लॉब। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है इंटरमीडिएट लॉब। ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है या रिलीज़ करता है हमारे बॉडी में, तो उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, सेकंड है क्या? इंटरमीडिएट लॉब। ये मेलानोसाइट। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर, ये मेलानिन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। मेलानिन क्या होता है? ये हमारे बॉडी में जो हमारा जो कलर होता है, कोई गोरा, कोई काला, कोई सांवला, ये जो कलर है ना, कलर का डिफरेंस है, वो किसकी वजह से? इस मेलानिन पिगमेंट की वजह से। हमारे बॉडी का जो कलर होता है वो इस मेलानिन पिगमेंट की वजह से। इसी मेलानिन पिगमेंट को क्या ये हार्मोन करता है? क्या करता है हार्मोन? रेगुलेट एंड कंट्रोल। कौन सा हार्मोन? ये जो इंटरमीडिएट लॉब रिलीज करता है। किसको? इस मेलानिन पिगमेंट को, जो रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है हमारे बॉडी में। ठीक है, उस वैसे हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको क्या बोलते हैं? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, MSH भी इसको बोल सकते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या है? कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड ही रिलीज करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा पार्ट? इंटरमीडिएट लॉब। ठीक है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। इसका मेन फंक्शन क्या है? इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल मेलानिन पिगमेंट इन आवर बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो मेलानिन पिगमेंट, इसमें एक चीज़ क्या है कि जो लोअर एनिमल्स होते हैं उसमें ये पाया जाता है ज़्यादा अमाउंट में। बर्ड्स में ये लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, और एम्फीबियंस में नॉर्मली कम पाया जाता है ये। ठीक है, ये क्या? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या है? मेलानिन पिगमेंट जो होता है, जो हमारे बॉडी को कलर प्रोवाइड करता है, उसको रेगुलेट और कंट्रोल करता है। कौन? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमारे शरीर में मोल्स होते हैं, ब्लैक स्पॉट्स होता है। ठीक है, इसको कौन रेगुलेट करता है? जो किसके कारण होता है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड मोल्स एंड ब्लैक स्पॉट्स इन आवर बॉडी? तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, और हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड नोन एज इंटरमीडिएट लॉब। ठीक है, उसके कारण ये मोल्स एंड स्पॉट्स होता है। बस ये इतना सही है इसके बारे में। ठीक है, हम लोग को पूछ देगा आपको कि ये कौन सा हार्मोन है जो मेलानिन पिगमेंट को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा पोस्टीरियर लॉब, उससे 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं उसके बाद। पोस्टीरियर लॉब
ये 2 हार्मोन सिक्रेट करता है, ठीक है। 2 हार्मोन कौन कौन सा, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटॉक्सिन, ठीक है। वैसोप्रेसिन हार्मोन और ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। ये क्या करता है ना, वैसोप्रेसिन को पता है हम लोग, मतलब आपका जो बॉडी है जो भी, उसमें बहुत सारा फैक्टर, बहुत सारे चीज़ के कारण बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे आगे हम लोग थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे, वहाँ पर थायरोक्सिन हार्मोन देखेंगे, तो उसके भी बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम को वो करता है। उसी तरह वैसोप्रेसिन हार्मोन, इसको हम लोग एक चीज़ और बोलते हैं, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। इसका और एक क्या नाम है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। अब ये पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। ड्यूरेटिक हार्मोन, ठीक है। ये क्या होता है, ड्यूरेटिक सब्सटेंस, एक बार समझ लेना है क्या है। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं किसको, वैसोप्रेसिन हार्मोन को। और इसका एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन क्यों बोलते हैं, अब वो समझते हैं। उससे पहले देखिए ड्यूरेटिक सब्सटेंस क्या होता है। ड्यूरेटिक सब्सटेंस, हम लोग चाय पीते हैं, टी, कॉफ़ी, ये टी में क्या होता है, कैफीन, ये पाया जाता है इसमें। तो ये क्या है, दिस इज़ ड्यूरेटिक सब्सटेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूरेटिक सब्सटेंस। ड्यूरेटिक सब्सटेंस का क्या मतलब होता है, ऐसा सब्सटेंस जो हमारे बॉडी से वाटर को ज़्यादा सिक्रेट करता है, ज़्यादा रिलीज़ करता है। कैसे रिलीज़ करेगा वाटर बॉडी से, यूरिन के फॉर्म में, मतलब ज़्यादा यूरिन हमारे बॉडी से जो निकालता है सब्सटेंस, जो रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज़ नोन एज ड्यूरेटिक सब्सटेंस। तो ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। ज़्यादा हमारे बॉडी से अगर यूरिन सिक्रेट होगा, ज़्यादा यूरिन निकलेगा, तो हम लोग को डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो उससे इस हमारे शरीर को बचाता है कौन, वैसोप्रेसिन हार्मोन। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ठीक है। समझ में आया। ड्यूरेटिक हार्मोन क्या है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन क्या है, जो कि हमारे बॉडी से ड्यूरेटिक सब्सटेंस जो है उसके सिक्रेशन को, उसके रिलीज़ को कम करता है, ठीक है। ड्यूरेटिक सब्सटेंस कौन हो गया, थीन, कैफीन। सब्सटेंस हो गया ये थीन, कैफीन। कहाँ पाया जाता है, टी और ये कॉफ़ी में। तो ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो इसीलिए इसको एंटी ड्यूरेटिक बोलते हैं। आप देखिए, अब हम लोग को देखना है कि वैसोप्रेसिन जो है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है वैसोप्रेसिन का। तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर। हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करता है कौन, वैसोप्रेसिन हार्मोन। ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ये अभी हम जैसे बता रहे थे कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन इसको बोलते हैं। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी से जो ज़्यादा यूरिन सिक्रेट होता है, ऐसे सब्सटेंस जो हमारे बॉडी से ज़्यादा पानी निकालते हैं, ठीक है, उसको ये, उसके अगेंस्ट ये काम करता है, ठीक। तो इसलिए वो क्या करेगा, हमारे बॉडी से कम पानी निकालेगा। कम पानी निकालने का मतलब वाटर को बैलेंस करेगा हमारे बॉडी में। क्यों वाटर बैलेंस होना जरूरी है, ताकि हम लोग को डिहाइड्रेशन ना हो। तो ये वाटर बैलेंस करता है। कैसे वाटर बैलेंस करता है और ये कैसे कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हमारा जो पंपिंग होता है उसको ये रेगुलेट करता है। कंप्रेशन और एक्सपेंशन वो होने में मदद करता है, हमारे हार्ट को बीट करने में मदद करता है, लंग्स को कंप्रेस और ये होने में मदद करता है, ब्लड के फ्लो को इनलेट आउटलेट में मदद करता है उसे। तो फाइनली मतलब उसका रिजल्ट क्या है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और ये वाटर को कैसे बैलेंस करता है, हमारे बॉडी से जो वाटर बाहर निकल रहा होता है, तो किडनी को उस वाटर को रीअब्सॉर्ब करने के लिए कहता है, ये सिग्नल प्रोवाइड करता है
और हेल्प करता है कि आप उस वाटर को जो बॉडी से सिक्रेट हो रहा है, बाहर जा रहा है लार्ज अमाउंट में, उसको रीअब्सॉर्ब कीजिए ताकि हमारे बॉडी में वाटर का बैलेंस बना रहे। तो वैसोप्रेसिन हार्मोन का क्या यूज़ है हमारे बॉडी में? ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और वाटर के बैलेंस को बनाए रहता है। ठीक है, इसको एंटी डायरेटिक हार्मोन भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब इसके हाइपोसेक्रेशन हम लोग अभी ऑक्सीटॉक्सिन देखेंगे, उससे पहले यहाँ पर ही देख लेते हैं कि क्या होगा जब हाइपर और हाइपो, कि जब हमारे बॉडी में वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्रेट करने लगेगा या बहुत कम सिक्रेट करने लगेगा, तो हमारे बॉडी पर इसका क्या असर पड़ेगा ये हम लोग देखते हैं। कौन सा डिजीज़ जो है वो होगा? तो सबसे पहले क्या है, हाइपोकम डायवरेसिस, एक बीमारी है जिसको डायवरेसिस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, जब वैसोप्रेसिन हार्मोन हमारे बॉडी में कम सिक्रेट करेगा तो एक बीमारी पैदा हो जाएगी, हम लोग को एक डिसीज़ हो जाएगा जिसको बोलते हैं डायवरेसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं? डायवरेसिस। ठीक, इसमें होता क्या है एक्चुअली? अभी हम बताएं कि वैसोप्रेसिन हार्मोन करता क्या है? वाटर को बैलेंस करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो वाटर को बैलेंस करता है, तो अगर वाटर इम्बैलेंस हो जाए, मतलब वाटर अगर ज़्यादा रिलीज़ होगा तो क्या होगा? यूरिन हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा? थीन। इसका काम क्या है? वाटर बैलेंस करना, ज़्यादा पानी नहीं निकलने दे शरीर से। लेकिन मान लो अगर ऐसा हो जाए कि ये काम करना बंद कर दे, सीक्रेट कम करे, तो क्या होगा? जितना पानी निकल रहा है हमारे बॉडी को, किडनी को बोलता है कि आप रीअब्सॉर्ब कर लो वाटर, वो रीअब्सॉर्ब कर नहीं पाएगा, तो ज़्यादा वाटर सीक्रेट होने लगेगा। इसका मतलब हमारा यूरिन ज़्यादा निकलेगा और वो क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली यूरिन थीन हो जाएगा। तो डायवरेसिस में क्या होता है हमारे शरीर में? यूरिन थीन हो जाता है और एक्सेस सिक्रेशन, और थीन हो जाएगा तो सिक्रेशन भी क्या हो जाएगा? एक्सेस हो जाएगा। तो ये डायवरेसिस है, थीन यूरिन प्लस एक्सेस सिक्रेशन ऑफ यूरिन, ये हो जाएगा क्या इस बीमारी में, जिसको बोलता है डायवरेसिस। सेकेंड जो एक बीमारी है जो ड्यू टू लैक ऑफ वैसोप्रेसिन, ड्यू टू लेस सिक्रेशन ऑफ वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है, इसको बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसको बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसको क्या बोलते हैं? डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है, इसमें क्या होता है? हाइपोसेक्रेशन मतलब कम सिक्रेट होगा। कम सिक्रेट होगा तो हमारे बॉडी में जो यूरिन है वो ज़्यादा सिक्रेट करेगा, मतलब वाटर लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा, यूरिन थीन हो जाएगा, ब्लड में भी वाटर लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ कर जाएगा। जो ग्लूकोज है हमारे ब्लड में वो उस वाटर से क्या हो जाएगा? ज़्यादा मिक्स हो जाएगा, ज़्यादा ग्लूकोज उस वाटर में मिक्सअप हो जाएगा। और हम अभी बताए कि इसका काम क्या होता है? किडनी इसको रीअब्सॉर्ब करता है वाटर को, जो एक्सेस वाटर होता है, ताकि हमारे बॉडी में वाटर लेवल मेंटेन रह सके। तो जब वो किडनी उस एक्सेस वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा, जब ये एक्सेस वाटर हो जाएगा और उसमें ग्लूकोज चूँकि ज़्यादा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाएगा, तो बॉडी से ग्लूकोज उसमें वाटर में ज़्यादा आ जाएगा उस वाटर में। ठीक है, तो उस ग्लूकोज को भी क्या करेगा? यूरिन रीअब्सॉर्ब कर लेगा। वाटर को रीअब्सॉर्ब करने के टाइम में ग्लूकोज भी रीअब्सॉर्ब होगा, और जितना ज़्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब करेगा ग्लूकोज उतना ज़्यादा रीअब्सॉर्ब होता चला जाएगा। और ये अल्टीमेटली क्या होगा? नेफ्रॉन जो होता है, किडनी नेफ्रॉन, उसमें ग्लूकोज क्या है? धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगेगा। ग्लूकोज क्या होने लगेगा? धीरे धीरे स्टोर होने लगेगा। ठीक है, इसी बीमारी को क्या बोलते हैं? डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसमें क्या होता है? यूरिन थीन हो जाता है और नेफ्रॉन में ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डायबिटीज़ इंसिपिडस। ये इंसी में आई यहाँ पे होगा, इंसिपिडस। ठीक है, तो ये क्या है? हाइपोसिक्रेशन। हाइपोसिक्रेशन का मतलब लेस सिक्रेशन, और ये हाइपर सिक्रेशन।
हाइपर सिक्रेशन का मतलब जब ज़्यादा हार्मोन सिक्रेट होगा। अब देखो हम लोग ये समझ गए कि पोस्टीरियर लॉब से वैसोप्रेसिन हार्मोन रिलीज़ हुआ, वो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और वाटर को बैलेंस करता है। अगर ये कम सिक्रेट होगा तो यूरिन थिन हो जाएगा और एक्सेस सिक्रेशन ऑफ यूरिन होगा। उस बीमारी को डेवरेसिस बोलते हैं। इससे क्या होगा, हमारे बॉडी में पानी की मात्रा कम हो जाएगी और जब ज़्यादा यूरिन सिक्रेट होगा, ग्लूकोज ज़्यादा मिक्स्ड होगा उसमें, वो जब रीअब्जॉर्ब करेगा किडनी तो वो ग्लूकोज भी रीअब्जॉर्ब कर लेगा ज़्यादा किडनी, तो हमारे नेफ्रॉन में क्या हो जाएगा, बहुत सारा ग्लूकोज स्टोर हो जाएगा। उसको बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है। उसके बाद क्या है, हाइपर सिक्रेशन। जब ये वैसोप्रेसिन जो है हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा सिक्रेट हो जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा जब सिक्रेट हो जाएगा तो हम लोग क्या बीमारी होगा इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर बीमारी नहीं है। इसमें क्या है, हमारे बॉडी का ब्लड क्या है वो थीन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ठीक है, हमारे बॉडी का ब्लड क्या होगा, वो थीन हो जाएगा, क्योंकि पानी उसमें बहुत ज़्यादा मिक्सड अप हो जाएगा तो ब्लड थीन हो जाएगा। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ हाइपर सेक्रेशन ऑफ वैसोप्रेसिन हार्मोन। तो हम लोग देख लिए वैसोप्रेसिन हार्मोन किसको बोलते हैं। ठीक है, एंटीडायरेटिक हार्मोन। एंटीडायरेटिक क्या, क्यों, एंटीडायरेटिक सब्सटेंस क्या होता है जो कि ज़्यादा वाटर को रिलीज़ करता है। ठीक है, तो हम इसको रब कर देते हैं। तो ये अभी पढ़ लिए हम लोग कि पोस्टीरियर लॉब से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, वैसोप्रेसिन। दूसरा कौन है, ऑक्सीटॉक्सिन। इसके बारे में आप लोग सुने भी होंगे, न्यूज़ में भी था कुछ दिन पहले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। क्यों बैन कर दिया था, ये ऑक्सीटॉक्सिन जो है ना, ये बेसिकली लाइफ सेविंग हार्मोन है। किसके लिए, हमारी मदर्स के लिए। हमारी जो माएँ हैं उनके लिए एक लाइफ सेविंग हार्मोन का काम करता है। लाइफ सेविंग हमारी मदर के लिए, या जो भी मैमेलियन हैं, हम जो भी बच्चे को पैदा करती हैं, तो वो जैसे गाय भी है। ठीक है, तो क्यों है ये लाइफ सेविंग हार्मोन, क्योंकि जब वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं उसके बाद जब डिलीवरी के टाइम में उनको लेबर पेन होता है। ठीक है, ये जो लेबर पेन होता है ये बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। क्यों लेबर पेन होता है, ये ओवरी को जो है ना कंप्रेस करता है। ये क्या करता है, ओवरी को कंप्रेस करता है ताकि बेबी का जो बर्थ है वो नॉर्मल हो सके। वो क्या हो सके, बेबी का बर्थ नॉर्मल हो सके और ईजिली हो सके। ओवरी में बच्चे होते हैं, बच्चे को आपको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा इस पर कोशिश कर रहे हैं तो बेबी नॉर्मल, ठीक है, ये हम लोग करते हैं। उसके अलावा क्या है, मतलब जो भी मदर्स हैं, उसके अलावा क्या है, हमारे बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम स्ट्रक्चर ऐसा है और ऐसे हार्मोन्स, ऐसे चीज़ें हैं हमारे बॉडी में जो कि उसको और सपोर्ट करते हैं। तो वो क्या है, वो ऑक्सीटॉक्सिन। तो ये लाइफ सेविंग हार्मोन है। जब बेबी बर्थ के टाइम लेबर पेन जो होता है, या अगर जिस महिला को लेबर पेन बहुत प्रॉपरली नहीं होता है तो उसको इंजेक्ट भी किया जाता है, ये ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वो लेबर पेन उनको बढ़ सके। और ये ओवरी को करता क्या है, कंप्रेस करता है ताकि बेबी का बर्थ ईजिली हो सके। ठीक है, कौन, ऑक्सीटॉक्सिन। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन। ठीक है, और इसका क्या यूज़ है, मिल्क जो सीक्रेट होता है मदर में बेबी बर्थ के बाद, दैट इज़ ड्यू टू दिस ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आदमी के पैदा लेने से उसके स्वस्थ जीवन को आगे बढ़ाने तक के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, ये ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। तो दिस इज़ नॉट ओनली लाइफ सेविंग हार्मोन फॉर द मदर्स, दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन फॉर द न्यू बेबी। ठीक है, जो इस दुनिया में आ रहा है या आ रही है। ठीक है, अभी इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया। क्यों बैन कर दिया ऑक्सीटॉक्सिन को, दिस यू मस्ट नो। एक्चुअली जो गाय जो होती है, हम गाय है, भैंस है, जो नॉर्मली हम लोग अपने साइड में दूध जिससे प्राप्त करते हैं, तो उसमें ये लोग क्या करते हैं, गाय के मैमेलियन ग्लैंड में जो थन होता है उसमें ये लोग जो भी
डेयरी का काम करते हैं, वो इंजेक्ट कर देते हैं ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन, जिसके कारण क्या होता है, जो मिल्क वो जो सिक्रीट होता है वो बढ़ जाता है, मतलब दूध ज़्यादा गाय देने लगती है। मान लो 10 लीटर दे रही थी तो अब वो 15 लीटर 17 लीटर दूध देने लगती है। तो इसको तो फ़ायदा होता है, जो दूध बेचने वाला है उसको ज़्यादा दूध मिल गया, उतने रुपए वो ज़्यादा कमा रहा है। लेकिन लॉन्ग रन में ये क्या है, ये ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन उस एनिमल को, चूँकि किसी भी चीज़ का एक्सेस जो होता है ना वो ख़राब होता है, तो उस जो कैटल है हमारा उसको वो हानि करता है और अल्टीमेटली हम लोग को भी हानि करता है। हम लोग उसको खाएंगे तो हमारे बॉडी में भी उसकी मात्रा जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इम्बैलेंस हो जाएगा, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएगा, बायोलॉजिकल फंक्शन जो है वो रेगुलेटर कंट्रोल होना बंद हो जाएगा और बाकी सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, फेल्योर हो जाएगा हमारा, और हम लोग चलेंगे ऊपर। ठीक है, तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, रेगुलराइज कर दिया और तत्काल बैन कर दिया कि नहीं, दिस इज़ नॉट राइट। तो इसमें द हिंदू में आर्टिकल भी आया था कि बैनिंग ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन इज़ मतलब गुड और बैड, मतलब आप एकदम से इसको बैन कर दोगे तो फिर उन महिलाओं का क्या होगा जिन्हें मतलब जो डिलीवरी के वर्ज पर है। ठीक है, तो बहुत सारे इस पर कमेंट भी आए थे। ठीक है, तो इसको करना क्या है, गवर्नमेंट को रेगुलराइज करना है, इसको चेक करना है कि मिसयूज़ इसका ना हो। ठीक है, तो दिस इज़ ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन कौन रिलीज़ करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लॉब। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन। ठीक है, ये लाइफ सेविंग हार्मोन भी इसको बोलते हैं, मदर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो डिलीवरी के टाइम में लेबर पेन कराना मतलब लेबर पेन होता है, कैसे ओवरी को कंप्रेस करता है तो लेबर पेन होता है और उससे बेबी का बर्थ होता है। उसके बाद बेबी के बर्थ के बाद मिल्क का जो सिक्रेशन होता है, मेमेलियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का भी काम कौन करता है, ये ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, एक बार इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको हम लोग सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं, सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं इस ऑक्सीटॉक्सिन को, क्योंकि जब सेक्स के टाइम में स्पर्म और ओव्यूल जो होता है उसको मिलाने का काम जो है, ठीक है, वो मिलाने का काम भी कौन करता है, ये ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। तो सेक्स के टाइम में भी, मतलब बच्चे का होने से लेकर उसके पैदा होने तक और उसके बड़े होने तक के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, ये ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो इसको सेक्स हार्मोन भी इसलिए हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब ये इम्बैलेंस होगा, हम लोग बोलेंगे कि इसके इम्बैलेंस होने से, ऐसा कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन इम्बैलेंस होने से समझ में आ ही रहा है कि लेबर पेन नहीं होगा, सिजेरियन हम लोग को बच्चे को पैदा करना पड़ेगा। फिर क्या है, मैमेलियल ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं करेगा, अगर नहीं सीक्रेट होगा तो मिल्क नहीं होगा तो डब्बे वाला दूध पिएंगे बच्चे तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, और बहुत सारा इम्प्लीकेशन है उसका। ठीक है, तो वैसा कोई डिसीज़ इसके कमी से या ज़्यादा सिक्रेशन से नहीं है। तो ये हमारा क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो क्या हो गया, फिनिश हो गया। पिट्यूटरी ग्लैंड में हम लोग पढ़े टोटल 8 हार्मोन सीक्रेट होता है, 2 पोस्टीरियर लॉब से, 1 इंटरमीडिएट से, 5 एंटीरियर से। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट ऊपर से बढ़ रहे हैं, सबसे ऊपर सर में कहाँ पर था, स्कल में स्फेनाइड बोन जो था, सेलेटरसिका होल, उसके अंदर था कौन सा, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, सबसे छोटा ग्लैंड। क्यों मास्टर ग्लैंड, क्योंकि सारे को स्टिमुलेट करता है। उसके बाद उसके नीचे आ जाओ, कौन सा है, थायराइड ग्लैंड। ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ आज के डेट में सुनने को मिलता है कि लोगों को थायराइड हो गया, बच्चे के लोगों को थायराइड हो रहा है, बड़ों को हो रहा है, ठीक है, बूढ़े को हो जा रहा है, हर एज के लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है ये। और ये सिर्फ और सिर्फ उसका रीज़न क्या है कि जो थायराइड ग्लैंड जो है, ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है, उसके इम्बैलेंस के कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या है, थायराइड ग्लैंड होता क्या है, कहाँ पर है, ये जो गला है हमारे गले में, यहाँ पर है, ये लायरैक्स है ना, जो स्वर ग्रंथि जिसको बोलते हैं, यहाँ पर ठीक उसके नीचे होता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, कहाँ पर, थ्रोट में, इन थ्रोट, हमारे गले में होता है कौन, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये कल मैंने आपको फिगर से बताया भी था। ठीक है ना, ये ट्रेकी जो होता है उसके दोनों साइड में होता है।
ठीक। तो दिस इज थायराइड ग्लैंड। अभी हम लोग उस पर देखते हैं कि क्या क्या है। तो कहाँ पर पाया जाता है ये बता दिया। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है, जैसे करके ये कोलाइडल सब्सटेंस से बना होता है। ये पिंक कलर का होता है और ये कोलाइडल सब्सटेंस बेसिकली आयोडीन से बना होता है, ठीक है। किससे? आयोडीन से, ठीक। कोलाइडल सब्सटेंस पिंक कलर का होता है ये आयोडीन। और इसको जो बोलते हैं ना कि ये जो कोलाइडल सब्सटेंस है बेसिकली ये किसमें? स्मॉल फॉलिकल्स स्मॉल फॉलिकल्स के स्मॉल फॉलिकल्स। तो ये जो जैसे थायराइड ग्लैंड है जो बना हुआ है ये स्मॉल फॉलिकल्स से बना होता है। वो स्मॉल फॉलिकल्स बेसिकली है क्या? एक कोलाइडल सब्सटेंस है जो कि पिंक कलर का होता है। और ये पूरा बना किससे होता है? ये कोलाइडल सब्सटेंस आयोडीन से, ठीक है। आयोडीन से कोलाइडल सब्सटेंस बनाता है। तो थायराइड जो है ग्लैंड हमारा फॉर्मेशन, अगर इसका फॉर्मेशन नहीं पूछेगा, बस ये याद रखना है कि ये आयोडीन मेन कंस्टिट्यूएंट है थायराइड ग्लैंड का, ठीक है। तो उससे ही बना होता है। अभी हम लोग देखते हैं इसके बारे में आगे, ठीक। तो थायराइड ग्लैंड हमारे गले में होता है, ठीक है। कोलाइडल सब्सटेंस जिसको स्मॉल फॉलिकल्स बोलते हैं उससे बना होता है, ठीक है। और चूँकि आयोडीन इसमें होता है और ग्लोब्यूलिन भी होता है इसमें, इसलिए इसको बोलते हैं थायरोग्लोब्यूलिन, ठीक है। क्या बोलते हैं? थायरोग्लोब्यूलिन। जो सब्सटेंस मतलब जो आयोडीन से कोलाइडल सब्सटेंस बना स्मॉल फॉलिकल्स, उन टोटल चीज़ को अगर देखें तो वो हम लोग क्या बोलते हैं? थायरोग्लोब्यूलिन। तो थायराइड ग्लैंड किससे बना होता है? थायरोग्लोब्यूलिन से, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है? इसको हम लोग बोलते हैं TH बोल सकते हैं या इसको T4 बोलते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। T4 क्यों बोलते हैं? क्योंकि 4 एटम ऑफ आयोडीन होता है इसमें। मैंने बताया कि ये बेसिकली किससे बना होता है? आयोडीन से। तो 4 एटम ऑफ आयोडीन होता है, इसलिए इसको थायराइड ग्लैंड को T4 भी बोलते हैं। पूछा जाता है कि T3 बोलते हैं, T2 बोलते हैं, T4 बोलते हैं, T1 बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको? T4 बिकॉज ऑफ द सिंथेसिस। ये 4 आयोडीन से बना होता है, इसलिए T4 इसको बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। और उसको वैसे क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। तो ये क्या है हमारा थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज़ कर रहा है? थायरोक्सिन हार्मोन। अब देखते हैं ये थायराइड ग्लैंड और थायरोक्सिन बहुत कॉमन लगता है ना, हम लोग बहुत कॉमन सुनते हैं कि भाई थायराइड हो गया, बहुत ईजिली बोल देते हैं। एक छोटी सी शीशी आती है उससे हम लोग दवाई खाते रहते हैं ये, लेकिन उससे बहुत ही ज़्यादा है ये थायराइड ग्लैंड। मतलब वैसे अभी जो हम लोग देखेंगे तो ये लगेगा कि बॉडी के कितने इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है या इस पर डिपेंड करता है, और कितना कैजुअली हम लोग इसको लेते हैं, और कितना ज़्यादा ये अभी फैल गया है कि हर एक दूसरे या तीसरे आदमी को थायराइड का प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब पूरा हार्मोन इम्बैलेंस के कारण ये बीमारी हो रही है। मतलब ये हार्मोन इम्बैलेंस हो जा रहा है, जो भी रीज़न हो, हमारे खान पान हो या हमारा इन्वायरमेंट हो, और उससे कितने सारे प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में आ रहे हैं, ठीक है। वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला चीज़ हार्ट बीट। हमारा जो हार्ट बीट होता है ना, ठीक है, हम लोग यहाँ पर जो ऐसे देखते हैं कि ये धक 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 जिसको हार्ट बीट बोलते हैं, जो पंपिंग करता है, ठीक है। हार्ट बीट को कंट्रोल करता है ये कौन? थायरोक्सिन हार्मोन हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ठीक है। जिसको थायराइड है, आप लोग कभी कभी सुने होंगे, हमारी माँ तो मुझसे बोलती है कि मेरा जो है ना बहुत धड़ धड़ करने लगा, मतलब छाती, ऐसे बोलते हैं नॉर्मली घर में। तो वो बेसिकली क्या होता है, ये हार्ट बीट का जो बीटिंग है वो अनकंट्रोल हो जाता है। मतलब कभी ज़्यादा होने लगेगा, कभी कम होने लगेगा। तो वो किसके कारण से होता है?
ये जब थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है थायरोक्सिन हार्मोन, वो इम्बैलेंस जब हो जाता है तो हार्ट बीट क्या होता है, इरेगुलर हो जाता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, हार्ट बीट को कंट्रोल करना। इसलिए इसको पता है क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ बॉडी। पेस मेकर का भी यही काम होता है। तो बॉडी के पेस मेकर, ये हार्मोन को जो संज्ञान दिया गया वो पेस मेकर। आपको पूछा जाएगा कि कौन सा हार्मोन है हमारे बॉडी का जिसको पेस मेकर ऑफ बॉडी भी कहा जाता है, तो दैट इज़ नोन एज थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेटेड थ्रू थायराइड ग्लैंड विच इज़ ऑल्सो नोन एज T4। तो ये सबसे पहला चीज़ है। दूसरा क्या है, टेम्परेचर। सॉरी, ये कॉल आ गया था। दूसरा क्या है, टेम्परेचर। ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के। मतलब क्या करता है, ऐसे समझिए, हम एक कोई आदमी, ये रूम है, यहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, नॉर्मल टेम्परेचर है, प्रेशर नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, अभी मैं क्या महसूस कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ी सी गर्मी लग रही है, फ़ैन नहीं चल रहा है तो गर्मी लग रही है। अचानक से अगर मुझे ये फ़ील होने लगे तो मुझे ठंडा लग रहा है। सेम टेम्परेचर में अगर मैं कभी ठंडा फ़ील करूँ, कभी गर्मी मुझे लगने लगे, तो इसका मतलब मेरा इम्बैलेंस हो गया है। कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। तो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है कौन, थायरोक्सिन हार्मोन। तो हमारे बॉडी को जो कभी एक ही टेम्परेचर पे हमको कभी ठंडा कभी गर्म लगे, इसका मतलब हमारे बॉडी में किसकी डिफिशियंसी हो गई या क्या हमारे बॉडी में इम्बैलेंस हो गया है, तो वो थायरोक्सिन हार्मोन इम्बैलेंस हो गया है। मतलब हमारा थायराइड ग्लैंड में डिस्टर्बेंस आ गया, वो प्रॉपरली सिक्रेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मेटाबॉलिक फंक्शन। मेटाबॉलिक फंक्शन जो है हमारे बॉडी का, उसको रेगुलेट करता है। उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिक फंक्शन ये क्या है अभी मैं बताता हूँ। इसको रेगुलेट करता है। तो आप देखो कि हार्ट बीट को, आपके हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहा है, आपके बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, आपके मेटाबॉलिक फंक्शन, ये तो सारा ही चीज़ आ जाएगा इसमें। मेटाबॉलिक फंक्शन को रेगुलेट कर रहा है, इसका मतलब ये थायरोक्सिन कितना इंपॉर्टेंट है। और भाई कितना ज़्यादा इससे बीमारी अभी, मतलब इसका जो है थायराइड का प्रॉब्लम चल रहा है। मेटाबॉलिक जो होता है ना, वो क्या है एक बार देख लीजिए। मेटाबॉलिक जो है इसमें दो चीज़ आता है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, या कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, या कैटाबॉलिक फंक्शन या एनाबॉलिक फंक्शन इसको बोले। इस ये क्या होता है, HB क्या है, हीमोग्लोबिन, और ये ऑक्सीजन O2, ये मिलके बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2। मतलब क्या कि एक सब्सटेंस, दो सब्सटेंस मिल के बना क्या, एक तीसरा सब्सटेंस। दो सब्सटेंस मिलके एक तीसरा सब्सटेंस बना, इसको क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। यहाँ पर क्या होता है कि दो चीज़ मिल के तीसरे चीज़ को, एक दो छोटा छोटा चीज़ मिलके तीसरा बड़ा चीज़ बनाया या तीसरा चीज़ बनाया, उसको क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। मतलब क्या, हमारे बॉडी में कैटाबॉलिज्म क्या है, अगर हम बोलेंगे आपके बॉडी में क्या कैटाबॉलिज्म हो रहा है, तो आप बोलोगे कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से मिलना। बहुत सारी चीज़ें, एक एग्जांपल है कि जैसे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन है और हीमोग्लोबिन है, वो मिक्स होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और वही हमारे हार्ट में जाकर पूरे बॉडी में वेन के थ्रू जाता है, जो हार्मोन्स, ऑक्सीजन जो हमारे हर एक सेल को सप्लाई होता है, वो कौन करता है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो दिस फंक्शन ऑफ बॉडी इज़ नोन एज कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म क्या होता है, कोई एक सब्सटेंस है बड़ा, वो दो छोटे छोटे सब्सटेंस में टूट जाए, दिस इज़ नोन एज एनाबॉलिज्म। ये कब होता है, हमारा सेल है, हमारे सेल में अभी मैं बताया कैटाबॉलिज्म प्रोसेस से क्या होता है, ऑक्सीजन जाता है। ये आपका मान लो सेल है, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन आया, ठीक है, किस प्रोसेस से, हीमोग्लोबिन उसको लेके जाता है। हीमोग्लोबिन बेसिकली कैरियर का काम करता है, मैसेंजर का काम करता है, वो बस उठा के उसको लेके जाता है और ऑक्सीजन को सेल में जाके छोड़ देता है। ठीक है, अब सेल में ऑक्सीजन का क्या काम है, यहाँ पर ग्लूकोज भी आता है हमारे बॉडी में। ग्लूकोज, हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, हमारे बॉडी में सबसे पहले जो डाइजेशन होता है वो किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हमारे बॉडी में जैसे ही हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है। ग्लूकोज क्या, C6H12O6
इसमें ब्रेक कर जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। और ये ग्लूकोज क्यों ब्रेक करता है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के कारण वो सेल में डायरेक्टली इंटर नहीं कर पाता है, ठीक है, तो वो ब्रेक हो जाता है। जैसे मान लो एक इतना बड़ा टेबल है, रूम का गेट है 3 फीट का और टेबल है 5 फीट का, और वो खुलने वाला टेबल है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली टेबल को इन नहीं करा सकेंगे क्योंकि स्पेस छोटा है, तो उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में बांट देते हैं। तो दैट इज़ नोन एज ब्रेकिंग और डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, where the carbohydrate is digested into glucose और is converted into glucose। और ये ग्लूकोज क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है और ये ईजिली सेल में इंटर कर जाता है। जब ये सेल में इंटर करता है और यहाँ ऑक्सीजन आता है तो क्या होता है, C6H12O6, यहाँ ऑक्सीजन है, पानी तो रहता ही है, तो या ऑक्सीजन ऐसे कहो, यहाँ पर क्या है, ये ब्रेक कर जाता है, किस में, CO2 प्लस H2O प्लस यहाँ एनर्जी में। मतलब ये ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये जब आता है ये ब्रेक करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। तो यहाँ से हमारे बॉडी को एनर्जी, वाटर मिला, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग रिलीज़ करते हैं बाद में, वो यही कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल रिलीज़ करता है। और ये एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से हमारे बॉडी को क्या मिलता है, एनर्जी। तो वो एनर्जी कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, यही दिस इज़ द रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज़ नोन एज रेस्पायरेशन। बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है ब्रीदिंग, एक छोटा सा यार देखो, ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन में। ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। ब्रीदिंग जो होता है ना, हम लोग जो सांस नाक से लिए नाक से छोड़े, दिस इज़ सिंपली नोन एज ब्रीदिंग। रेस्पायरेशन हम आप नहीं करते हैं, रेस्पायरेशन हमारे बॉडी के अंदर होता है, वो सेल में होता है, ठीक है। क्या होता है, ग्लूकोज आया और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके आया, ये क्या हुआ, जब रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में ब्रेक करेगा, ठीक है। और यही एनर्जी हमारे बॉडी को मिलता है, जो कि हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो कैसे, इसी रेस्पायरेशन रिएक्शन से। तो रेस्पायरेशन एंड ब्रीदिंग आर टू डिफरेंट थिंग। ब्रीदिंग इज सिंपली इनहेलिंग और एक्सहेलिंग, मतलब टेकिंग द एयर इन एंड रिलीजिंग द एयर out of the nose, this is known as breathing. respiration occurs in our cell। यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके आया वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वापस चला आता है और वो रिलीज़ करता है। सिर्फ वही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड CaCO3 फॉर्म में भी निकलता है, वो आगे बताऊँगा, ठीक है। तो दिस इज़, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म, जहाँ पर एक सब्सटेंस क्या हो गया, ब्रेक कर गया ज़्यादा सब्सटेंस में, ठीक है, एक सब्सटेंस ज़्यादा सब्सटेंस में, तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है कौन, थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब ब्रीदिंग, सांस लेने से लेकर रेस्पायरेशन तक, ये टोटल चीज़ को कंट्रोल करता है। अब सोचो अगर थायराइड ग्लैंड डिस्टर्ब हो जाए, थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपर नहीं हो, तो रेस्पायरेशन प्रॉपर नहीं होगा, रेस्पायरेशन प्रॉपर नहीं होगा, एनर्जी प्रॉपर नहीं मिलेगा, लेथार्जिक फील करेंगे, ठीक है। क्या होगा, वाटर लेवल कम हो जाएगा हमारे शरीर का, बहुत सारा चीज़ है। थायरोक्सिन हार्मोन नहीं सिक्रेट होगा, कैटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके प्रॉपर पहुंच नहीं पाएगा, ऑक्सीजन को लेके प्रॉपर पहुंचेगा नहीं, हार्ट अटैक भी हो सकता है हमारे अगर हार्ट में प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, है ना। तो मतलब ये थायराइड ग्लैंड और ये थायरोक्सिन हार्मोन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये अभी इससे समझ में आता है। क्यों, क्योंकि ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, और मेटाबॉलिक फंक्शन को ये रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है हमारे बॉडी का। सो थायरोक्सिन हार्मोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, T4 इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ, एक बार इसको लिख लीजिए, मेटाबॉलिज्म में यही आता है, ठीक। और रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना छोड़ना, इसको ब्रीदिंग बोलते हैं, लेकिन रेस्पायरेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज इन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड
एनर्जी इज नोन एज रेस्पायरेशन। ठीक है, तो ये हो गया थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़े कि कैसे कैसे होता है। अब क्या है, हम लोग मतलब जो थायराइड होता है वो हाइपो और हाइपर दोनों होता है। मतलब ज़्यादा अगर थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करने लगे थायरोक्सिन तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपर थायरॉइडिज्म। यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा सिक्रीट करने लगेगा किसको, थायरोक्सिन हार्मोन को, उसको हाइपर थायरॉइडिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा डिजीज़ आता है, सबसे पहला आता है ग्रेव्स डिजीज़। ग्रेव्स डिजीज़ ये सर ग्रेव्स नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको आविष्कार किया। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेव्स डिजीज़। ठीक है, दूसरा क्या होता है, प्लमर डिजीज़। प्लमर डिजीज़ ये क्या है, प्लमर नाम का साइंटिस्ट है, उसने इसको डिस्कवर किया, इसलिए इसका नाम क्या है, प्लमर डिजीज़। और तीसरा क्या है, एक्सोथेल्मिक गोइटर। एक्सोथेल्मिक गोइटर। ठीक है, नाम से लग रहा है एक्सोथेल्मिक गोइटर जैसे गले की बीमारी, लेकिन ये आँख की बीमारी होती है। फिर देखते हैं, ठीक है, एक एक करके। तो हाइपरथायराइडिज्म, जब थायरोक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा सिक्रेट होने लगेगा तो जो प्रॉब्लम हमारे बॉडीज़ में होगा, जो डिसीज़ हमारे बॉडी में होगा, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेव्स डिजीज़, प्लमर डिजीज़, और तीसरा क्या है, एक्सोथेल्मिक, ठीक है, गोइटर। इसमें क्या होता है, ग्रेव्स डिजीज़ में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो है उसका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है। थायराइड ग्लैंड जो है हमारे बॉडी में फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। वो उस वैसे डिजीज़ को क्या बोलते हैं, ग्रेव्स डिजीज़। एक सेकेंड, ठीक है, तो मैं बता रहा था कि ये ग्रेव्स डिजीज़ क्या है, थायराइड ग्लैंड इसमें लार्ज हो जाता है। सेकेंड क्या है, प्लमर डिजीज़। प्लमर डिजीज़ में क्या हो जाता है ना, नॉट्स, थायराइड जो ग्लैंड होता है उसमें नॉट्स मतलब गांठ पड़ जाता है। ये क्या होता है, नॉट्स मतलब गांठ पड़ जाना, किसमें, थायराइड ग्लैंड में, उसको क्या बोलते हैं, प्लमर डिजीज़। ठीक है, प्लमर एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसको आविष्कार किया। थर्ड क्या है, एक्सोथेल्मिक गोइटर। एक्सोथेल्मिक गोइटर में क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ आईज, आँख का क्या होता है, सूजन हो जाता है आँख में, और क्या होता है, आँख जो है ना लगेगा बाहर आ रहा है, मतलब इस टाइप का, तो वो जो होता है वो एक्सोथेल्मिक गोइटर। ये क्यों होता है, जब हमारे बॉडी में थायराइड का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन थायराइड ग्लैंड से ज़्यादा होगा, तो ये बीमारियाँ होती है, थायराइड, ग्रेव्स डिजीज़, प्लमर डिजीज़ और एक्सोथेल्मिक। आपको नॉर्मली पूछते हैं कि जब थायराइड हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा सिक्रेट होता है तो कौन सा बीमारी होता है, प्लमर डिजीज़, और 2-3 डिजीज़ दे देगा। लेकिन अगर ये पूछ दे प्लमर डिजीज़ में कौन सा बीमारी क्या होता है, तो नॉट्स हमारे थायराइड ग्लैंड में हो जाता है। क्योंकि अभी कंपटीशन धीरे धीरे डे बाय डे, एग्ज़ाम जितना रेगुलर होगा कंपटीशन उतना टफ होता चला जाएगा। ठीक है, टफ होने का मतलब वो डेप्थ में उतना ज़्यादा, इसलिए मैं थोड़ा सा डेप्थ में आपको पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपका कोई क्वेश्चन इससे, इस टॉपिक से तो एटलीस्ट नहीं ही छूटे। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम लोग पढ़े हाइपरथायराइडिज्म, अब हाइपोथायराइडिज्म। जब थायराइड का सिक्रेशन हमारे बॉडी में कम हो जाएगा तो क्या क्या डिजीज़ होंगी वो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला क्रेटिनिज्म, ठीक है, क्या होगा सबसे पहले, क्रेटिनिज्म। दूसरा क्या है, माइक्सोडेमा, मिक्सोडेमा भी होगा, ठीक है, और हाशिमोटो। तीसरा क्या होता है, हाशिमोटो डिजीज। ये 3 डिजीज़ है जो जब थायराइड का सिक्रेशन कम हो जाएगा तो उससे ये बीमारी हमारे बॉडी में आपको दिखने लगेगी। इसमें एक और 4th डिजीज़ भी होता है जो सिंपल गोइटर इसको बोलते हैं ना, जो हम लोग मतलब डेली लाइफ में देखते भी हैं।
सिंपल जो गोइटर होता है, जो गले में बहुत ज़्यादा सूजन आता है, गला जब बाहर आया होता है निकल के, तो उसको बोलते हैं। तो ये हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। दूसरा मैक्सोडेमा, तीसरा हाशिमोटो डिसीज़, और चौथा सिंपल कर। हाशिमोटो इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक साइंटिस्ट है हाशिमोटो, एक्चुअली ये है हाशिमोटो, HASHI, हाशिमोटो, ठीक है। तो उन्होंने डिस्कवर किया था इसको, इसलिए इसको हाशिमोटो डिसीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्रेटिनिज्म जो होता है ये बेसिकली चाइल्ड में होता है, बच्चों में ये होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता है, उसके मेंटल स्थिति, जो मेंटल ग्रोथ होता है वो कम होता है। पेट जो है उसका बहुत बल्कि, बहुत बड़ा सा फील होगा, मतलब ये शरीर ऐसे और पेट इस तरह से निकला हुआ रहेगा। तो ये जो डिसीज़ होता है ये ड्यू टू लो सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, दैट इज़ T4, दैट इज़ थायरॉक्सिन, ठीक है। तो चाइल्ड में होता है ये। स्टोमैक इसका क्या होगा, बल्कि होगा इसमें, ठीक है। मेंटल ग्रोथ जो है वो नहीं होगा, कम होगा। बॉडी का भी ग्रोथ क्या होगा, वो कम होगा। ये क्या है, क्रेटिनिज्म डिसीज़ इसको बोलते हैं, ठीक है। हाइट शॉर्ट होगा, ठीक है, ड्राई होगा स्किन, मतलब बहुत सारा चीज़ है। स्टमक बल्कि होगा, मेंटल ग्रोथ नहीं होगा, शॉर्ट हाइट होगा, स्किन ड्राई होगा। तो ये डिसीज़ होता है बच्चे में, क्रेटिनिज्म इसको बोलते हैं, क्रेटिनिज्म, ठीक है। तो ऐसा में दूसरा क्या है, मैक्सोडेमा, ये एडल्ट्स में होता है, ठीक है। क्या होता है, एडल्ट्स में। ये आप लोग कॉमन देख लीजिएगा अपने आसपास घर में, मम्मी को, पापा को, किसी को भी अगर थायराइड है तो दिखेगा। इसमें क्या होता है, फ़ैट एक्यूमुलेट होने लगता है। जो हम लोग खाना खाते हैं, जो फ़ैट है हमारे बॉडी में, फ़ैट का भी क्या होता है, डाइजेशन होता है, फ़ैट भी टूटता है हमारे बॉडी में, ठीक है। और फ़ैट किससे बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और ग्लिसरीन्स है ना, फैटी एसिड, जिसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड नहीं उसको बोलते हैं, खैर। तो वो जो फ़ैट है उसका भी ब्रेकिंग होता है, और वो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फ़ैट हम लोग बोलते हैं ना, गुड फैट, बैड फैट। सैचुरेटेड क्या हुआ, जो कि उसका अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। और फैट वो मतलब इसमें सॉलिड फॉर्म में रहता है, वो स्टोर्ड हो जाता है हमारे बॉडी में, चर्बी जिसको नॉर्मली बोलते हैं। और गुड फैट जिसको अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है, वो लिपिड होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो मैक्सोडेमा जो बीमारी होता है, मैक्सोडेमा, इसमें एडल्ट्स में होता है। ये क्या होता है, फैट का जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी में, एडल्ट्स के बॉडी में, वो स्टॉप हो जाता है। मतलब फ़ैट, चर्बी गलना बंद हो जाता है, मतलब फ़ैट का ब्रेकिंग भी बंद हो जाता है। तो जो खाया ना वो स्टोर्ड हो गया एज इट इज़ सॉलिड फेज में, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, लोग बल्की हो जाते हैं, मतलब फैटी हो जाते हैं आदमी, स्टोर होने लगता है स्किन के नीचे, फैट जमा होने लगता है और लोग धीरे धीरे फूलने लगते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, मैक्सोडेमा। ये एडल्ट्स में होता है, ठीक है। ये बहुत कॉमन है, ये हम लोग देखते भी होंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत। उसके बाद तीसरा क्या है, हाशिमोटो। अच्छा, इसमें क्या है, फैट, इसमें सेक्स पावर भी डिक्रीज़ हो जाता है। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ना कि जो मदर जो जिन्हें थायराइड हो जाता है उनको माँ बनने में प्रॉब्लम होता है, तो ये मैक्सोडेमा के कारण, ठीक है, उनका सेक्स पावर डिक्रीज़ हो जाता है और फिर कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है, ठीक। तीसरा क्या है, हाशिमोटोज़ डिजीज़। हाशिमोटो डिजीज़ क्या होता है, इसमें क्या होता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो है, थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन ये बिल्कुल ही कम हो जाता है, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट में ये सिक्रीट होने लगता है, बहुत कम अमाउंट में ये सिक्रीट होता है हाशिमोटो डिजीज़ में। तो क्या होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन धीरे धीरे उसका सिक्रेशन कम हो जाएगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, थायराइड ग्लैंड वो डिस्ट्रॉय होने लगेगा और फाइनली थायराइड ग्लैंड ही
ख़त्म हो जाता है हमारे बॉडी से, और फिर धीरे धीरे आदमी का क्या होता है, डेथ हो जाता है। क्योंकि थायराइड ग्लैंड क्या करता है, बीपी कंट्रोल करता है, क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, और क्या करता है, और मैंने एक चीज़ बताया था, तो सारे बॉडी का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन जैसे टेम्परेचर को रेगुलेट करना, वो इसी के कारण होता है। यही ग्लैंड ही नहीं रहेगा तो आदमी कहाँ से रहेगा। तो हशीमोटो डिजीज़ में क्या होता है, हशीमोटो डिजीज़ में थायरॉक्सिन ग्लैंड जो है, हाशीमोटो, इसको हशीमोटो नहीं, हाशीमोटो डिजीज़ में क्या होगा, थायरॉक्सिन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन एकदम कम हो जाएगा, अबाउट नेग्लिजिबल, जिसके कारण फिर धीरे धीरे थायराइड ग्लैंड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड खत्म हो जाता है और धीरे धीरे आदमी की भी डेथ हो जाती है। ठीक है। और लास्ट है सिंपल गाइटर। सिंपल गाइटर में क्या होता है, आयोडीन की कमी हो जाती है इसमें। अब आयोडीन की कमी कैसे होगी, हम थायरोग्लोब्यूलिन हम बताए थे कि ये बनता किससे, बेसिकली आयोडीन से, मतलब आयोडीन ही इसका सब कुछ है। तो आयोडीन का कमी जब हो जाएगा उस ग्लैंड में, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गोइटर का फॉर्म ले लेगा, जिसको हम लोग सिंपल गोइटर बोलते हैं। तो दिस इज़ द डिसीज़ जो कि होता है थायराइड ग्लैंड के कारण। ठीक है, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, 1 या 2 वीडियो में इसको हम लोग फिनिश कर देंगे। थोड़ा सा डिटेल मैं बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ हम लोग इसको रैप अप कर सकते हैं बहुत सिंपली भी, लेकिन ये थोड़ा डेप्थ में है, थोड़ा पेशेंटली इसको सुनिएगा। फिर अगर बाद में आप लोग बोलेंगे तो मैं एक वीडियो में आधे घंटे या 1 घंटे के वीडियो में इसको समेट दूंगा। ठीक है, तो अभी क्या है, हम लोग थोड़ा स्टार्ट करते, बेसिक से देख रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।